अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। कंप्लीट जो हमारा आज का सेगमेंट है मोशन 2 डायमेंशन पे, प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और इवन 2 डायमेंशनल मोशन में जो सर्कुलर मोशन है उस पे, या इवन कुछ वैरायटी यहाँ पे ऐसे भी मिल रही है कि 1 डायमेंशनल भी है। तो ये जो एक एमसीक्यूज़ की आज हम थोड़ी सी रिव्यू करेंगे इस लेक्चर में। जो हमने पढ़े हैं टॉपिक्स उन्हीं पे है। तो मैंने कुछ लिखे हैं एमसीक्यूज़। तो कैसे, नंबर 1 एमसीक्यू है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस a stone is thrown from P and follows a parabolic path in which the highest point reached is T. The vertical component of acceleration of the stone is A 0 at T, greatest at T, greatest at P, the same at P and T. ये कि एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया है और पॉइंट P से T को फॉलो करते हुए ग्राउंड पे आ रहा है। In the absence of resistance, a stone is thrown from P and follows a parabolic path in which the highest point reached is T. ये हाईएस्ट पॉइंट है। The vertical component of acceleration of the stone is, अब ये कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने ये पढ़ा है कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -g और 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में। सो थ्रू आउट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, कांस्टेंट है, वो -g के बराबर है। तो P पॉइंट पे भी -g, यहाँ पर भी -g, T पे भी -g, यहाँ भी -g, यहाँ पे -g। So throughout the motion, the value of acceleration, vertical acceleration is always constant. There are some choices: 0 at T, no. Greatest at T, never. Greatest at P, never. The same at P and T. P और T पे दोनों सेम होंगे। So this is the correct choice. D choice is correct. Okay. अच्छा, इस MCQ को हम 3 MCQs यहाँ से और भी बना सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस ग्राफ से। अब आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज A greatest at P, B greatest at 0 at T, and greatest at P, greatest at T, the same at P and T. तो ये कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, 0 होगी। तो यहाँ पे हम फिर ये भी है सेम एट P एंड T मीन्स 0 एट P एंड 0 एट T। तो थोड़ी सी यहाँ पे हम चॉइसेस चेंज करेंगे कि दैट इज़ 0, या बस ये कॉमन है कि 0 एट T। कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के बारे में। अब ये आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। A 0 at T, greatest at T, greatest at P, the same at T and P। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है कि P पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वो T पे भी है, वो इधर Q पे भी होगी, यहाँ पे R पे भी होगी। Throughout the motion, horizontal velocity remains constant. So ये भी एक MCQ बन सकता था यहाँ से। एंड दिस वे आपसे ये भी पूछ सकता है चौथा कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज A 0 at T, B greatest at T, C greatest at P, C same at P and T। वर्टिकल वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस। वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे जैसे ऊपर को जाएगा डिक्रीज होती जाएगी, और T पे यानी कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। सो 0 एट T इज करेक्ट चॉइस। सो 4 MCQ तो यहाँ से बन सकते हैं। 5वां ये भी कि भाई काइनेटिक एनर्जी T पे क्या होगी, कि काइनेटिक एनर्जी T पे 0 होगी या मैक्सिमम होगी, या
लेस देन मैक्सिमम एंड मोर देन ज़ीरो। भाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे तो मैक्सिमम होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी ज़रूर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी तो है, लेकिन मैक्सिमम से कम होगी। कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। एज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी तो है ना, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी बाकी ये है कि कुछ ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, सपोज करें 1000 जूल्स है और यहाँ पे 600 जूल्स काइनेटिक एनर्जी है, तो 400 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 400 जूल से कम होगी। तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी at point T becomes maximum and kinetic energy becomes least but non-zero. Least but non-zero. रीज़न क्या है? क्योंकि इसे वेलोसिटी भी है। कौन सी वाली वेलोसिटी है? हॉरिजॉन्टल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी है। ओके, तो हम इससे इस ग्राफ से जो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं चॉइस से हम कुछ MCQs और भी बना सकते थे जो मैंने बताए, और भी ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इसके वन डायमेंशनल मोशन में अगेन कि अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, इट राइजेज अ मैक्सिमम हाइट वेयर इट इज मोमेंटली एट रेस्ट एंड falls back to his hands. Which of the following gives acceleration of the ball at various stages in its motion? कि भाई बॉल को वो ऊपर फेंक रहा है वन डायमेंशन में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, फिर वो वापस आ रहा है इधर, उसने फेंका है वन डायमेंशन में और फिर उसने पकड़ा है, कैच किया है। सो पूछ रहा है कि राइजिंग मीन्स जब जा रहा है और ये मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पे, और अगेन फॉलिंग ये डाउनवर्ड जर्नी में, ये अपवर्ड जर्नी है, ये डाउनवर्ड जर्नी है। लेकिन भले ऊपर जा रहा है, हम ऐसे बोलेंगे कि मोशन फिर भी डाउनवर्ड है, क्योंकि मोशन इज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, और वो नेट फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन वही होती है। तो यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, यहाँ पर भी एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या होगी? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टॉप पे भी फोर्स ज़ीरो नहीं हुआ, तो टॉप पे भी -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड आ रहा है। तो आप ये समझते हैं कि यहाँ भी प्लस होगी? नहीं, क्योंकि दो वेक्टर्स, आप अगर ये कहेंगे दिस वेक्टर इज ए, तो ये भी मैग्नीट्यूड भी वही और डायरेक्शन भी वही, तो इसको आप माइनस नहीं कर सकते। तो अगर ये वाली एक्सेलेरेशन जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है ये -g है, तो ये एक्सेलेरेशन भी क्या होगी? -g होगी, प्लस नहीं होगी। तो हम इधर भी कहेंगे कि भाई एक्सेलेरेशन राइजिंग पार्ट में भी -g, टॉप पे भी -g, और डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो भी क्या है? -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो द चॉइसेस आर राइजिंग और मैक्सिमम हाइट और फॉलिंग पे कि ए -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यस सही बात है। राइजिंग में कह रहा है मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो, नेवर। वेलोसिटी ज़ीरो होगी वर्टिकल, या जैसे वन डायमेंशनल है इसे वर्टिकल, वेलोसिटी तो ज़ीरो हो सकती है। थर्ड कि फॉलिंग पे प्लस 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नेवर। एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड इट इज़ -g। बी में पूछ रहा है -9.81 -9.81 यस क्वाइट राइट। क्यों? क्योंकि राइजिंग भी -9.81, मैक्सिमम हाइट पे भी -9.81, फॉलिंग में भी -9.81। ये ख्याल करना है आपको, ये कभी भी नहीं करना है कि डाउनवर्ड में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव और अपवर्ड में नेगेटिव। क्या रीज़न है? कि एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, और एक्सेलेरेशन क्या है? वेक्टर है। यहाँ भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है, यहाँ भी डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है। अगर ये वेक्टर -a है तो ये वेक्टर भी -a कहलाएगा, ये +a नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि दोनों इक्वल वेक्टर्स कब होंगी? जब सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन, ये वेक्टर्स हैं। ओके, तो बी इज़ क्वाइट राइट। और ये ख्याल करना कि कोई ऐसे ऑब्जेक्शन आप लगाने से पहले
ये मैंने दोनों MCQs जो लिए ए लेवल के 1000 MCQs से। तो सर ये दीजिएगा किस पेज पे ये? ये ए लेवल 1000 MCQs, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये। और इसी के इसमें काइनेमेटिक्स में टॉपिक नंबर 2 पे पेज नंबर 23 पे और हाँ 23 पे और 24 पे ये ज़रूर भी देखिएगा। तो ऐसे हमने इसको अगेन इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इसे है ही वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। तो ऐसे ही हम कुछ MCQs करेंगे। अच्छा, अब हम ये 2 MCQs हैं जो सेट 2 से 9th एडिशन से हैं, और सेट और ए लेवल के मैं खुद ही आपको MCQs दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नस्ट में और NTS में और अदर जो भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो टेस्ट आ रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स से ही आते हैं मोस्टली। तो ए लेवल से आते हैं, सेट से आते हैं, आपके कोर्सेज से आते हैं। और आप ये कहेंगे कि आउट ऑफ द कोर्स होंगे, नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स तो वही है, सेम ही है जो ए लेवल्स में, जो कैम्ब्रिज में, जो फेडरल इसमें टैक्स में, या जो पंजाब टैक्स में या सिंध टैक्स में। बस चैप्टर्स कुछ चेंज हैं, एग्जाम्पल्स कुछ चेंज हैं, और ऐसे कि एक्सप्लेनेशन हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सेंट्रल आइडिया सब की सब एक ही है। तो इसलिए मोस्टली कॉमनली आते हैं, किससे? सेट से भी आते हैं और ए लेवल से भी आते हैं। 2, 4, 5 MCQs फिज़िक्स में हर साल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में आते रहते हैं। तो यहाँ पे भी ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे, अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज विद द वेलोसिटी ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड if air resistance is neglected. The magnitude of the horizontal velocity of the projectile at the time it reaches maximum altitude is equal to, यानी कि मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है। अब ये आप ये प्रोजेक्टाइल मोशन है और ग्राउंड से लॉन्च किया गया है और एंगल क्या है? 45 डिग्रीज है। ऐसे V0 x भी है और ये V0 y भी है। ओके, यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और Vy क्या है? 0 है। और यू नो टॉप पे हॉरिजॉन्टल या थ्रू आउट द मोशन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और जब 45 की एंगल है 250 मीटर पर सेकेंड, टोटल वेलोसिटी है ये 250 है, V0 250 है। तो ये इसी के 2 कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स इधर भी क्या होंगे? 250 से तो कम होंगे ना, 250 से कम होंगे। सो 250 से कम वाले ये 250 वाली चॉइस तो आएगी नहीं, 0 भी होगी नहीं। बाकी ये 2 चॉइसेस 200 और 175। अगर आप नहीं भी कर सकते, आपको टाइम नहीं है और आपने सोचा है कैलकुलेशन क्या है, फिर आप क्योंकि नेगेटिव नहीं है आजकल, तो आप इन दोनों में से कोई भी लकी लेटर लगा दें कि भाई क्योंकि आप ये 0 और 250 तो होगी नहीं, आप इन दोनों में से कोई है। अब जिस पे आपका दिल करेगा, अगेन मोर देन 50% उसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपका दिल भी ऐसे नहीं करता, कुछ न कुछ आपको सेंस होता है तभी करता है। तब यहाँ पे हम करते हैं कि V0 cos 45, V0 क्या है? 250, cos 45 की वैल्यू क्या है? 0.707, यानी कि 250 का 70%। अब देखिए कि 200 का 70%, 100 का 70% कितना है? 70। 200 का 70% 140, और 50 का 70% क्या होगा? 35। अब 200 100 का 70, 140, 140 प्लस 35 क्या हुआ? 175।
सो 250 का 70% कितना है? 175 है। पहले आप करें भाई 200 का 70% 140 और 50 का 70% 35, 35 और 140 175। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि द करेक्ट चॉइस इज 175 मीटर पर सेकेंड। और देखिए इन दोनों में से कोई एक आ गई तो ये आपका कॉन्सेप्ट मीन्स वो भी कंफर्म हो रहा है कि हाँ भाई ये दोनों चॉइसेस हो नहीं सकेंगी। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से आपसे ये पूछा जाए कि एट whenever it reaches maximum height, that means maximum altitude, what is the vertical component of its velocity is? तो यहाँ पे vertical component of velocity क्या है? 0। फिर ये चॉइस सही है। क्या चॉइस सही है? ये सही है। ठीक है, आपसे ये पूछे कि what is its velocity, horizontal velocity at bottom at the point of launching। तो एट द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग जो है वो थ्रू आउट द मोशन वही है। तो मीन्स आप ये भी एट द पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 175, इवन 45 पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो उतना ही वर्टिकल कंपोनेंट होगा। आपसे यहाँ भी पूछ सकता है व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ लॉन्चिंग वेलोसिटी, तो वो भी आपका वी वाई भी क्या आएगा? 175, क्योंकि वी नॉट वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन 45, दैट मीन्स 250 इंटू 0.7, 250 का 70% वही आएगा 175। तो आपसे ये लॉन्चिंग की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पूछ सकता है, लॉन्चिंग की वर्टिकल वेलोसिटी भी, और एट द हाईएस्ट पॉइंट आपसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जैसे पूछी, एट द हाईएस्ट पॉइंट आपसे वर्टिकल वेलोसिटी पूछ सकता है। सो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही। अच्छा, जस्ट बिफोर लैंडिंग what would be horizontal velocity? वही 175, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन क्या है? कांस्टेंट है। what would be vertical velocity? अब ये कहेंगे कि सर वो भी यही होगी जो 175, ऑफ कोर्स 175 होगी, लेकिन यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड है और वो -175 होगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही होगी क्या कि 175 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव होगी। यहाँ भी वही डायरेक्शन, यहाँ पर भी वही मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड मोशन में जैसे जैसे डाउनवर्ड जर्नी होगा तो वैसे वैसे वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी और इसी की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी की डाउनवर्ड क्या है? डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई यहाँ पे जस्ट बिफोर लैंडिंग on ground level vertical component of velocity would become -175 मीटर पर सेकेंड। सो ऐसे भी आ सकता है। और अगर आपसे ये भी पूछे कि भाई ये किसी गड्ढे में गिर रहा है प्रोजेक्टाइल, तो अब जब लैंड करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी 250 से ज़्यादा ही होगी। और ग्राउंड लेवल पे लैंड कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेलोसिटी भी 250 मीटर पर सेकंड होगी, जो लॉन्चिंग वेलोसिटी होगी। लेकिन ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर है। तो दोनों वेलोसिटीज़ आपस में परपेंडिकुलर हैं। क्या है? परपेंडिकुलर हैं। अगर लॉन्चिंग पॉइंट और लैंडिंग पॉइंट सेम लाइन पे है तो आप ये तो कह सकते हैं कि ये 250 होगी, ये भी 250 होगी, लेकिन दोनों वेलोसिटीज़ कांस्टेंट सिमिलर नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? चेंज है। अब ऐसे ही हम यहाँ इसको छोड़िए, अब इधर आते हैं। अब प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड, फोर्थ, ये भी सेट से निकला हुआ है, पेज नंबर 62, सेट 2 का एडिशन 9th एडिशन पे। सर दिखाइए 9th एडिशन पे, ये सेट 2 के 9th एडिशन पे। ये भी बहुत ही पॉपुलर बुक है पाकिस्तान में भी। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर क्लिफ। हाउ
many seconds will the projectile take to reach the bottom? एक क्लिफ के से उसकी टॉप से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड बॉटम तक पहुंचने में? ये सोचिए कि ये उसके एल्टीट्यूड है क्या, कितने मीटर से? 75 मीटर्स एल्टीट्यूड है। और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉप किया गया है, थ्रो किया गया है, ड्रॉप नहीं थ्रो किया गया है, जिसकी वेलोसिटी क्या है? सारी की सारी हॉरिजॉन्टल है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब कितना टाइम ही लगेगा? इसके लिए आसान सी बात है कि पहले आप चॉइसेस देखिए। ए इन सेकंड्स पूछ रहा है 15.5 सेकेंड, बी 9.75 सेकेंड, सी 6.31, डी 4.47 एंड ई 3.91 सेकेंड्स। अच्छा, आपको प्रोजेक्टाइल में ये भी बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। It depends upon height only. It depends upon vertical component of velocity as well. It depends upon vertical component of velocity as well. यहाँ पे horizontal component velocity है, vertical तो है नहीं। ये 20 से हो या 30 से हो या 50 पे हो, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। ये डिपेंड करेगी हाइट पे। ये यहाँ पे पहुँच रहा है, एक अगर जस्ट हम फ्री फॉल करवाएं तो वो एट द सेम टाइम वो यहाँ पे पहुँचेगा। अगर जब ये यहाँ पे पहुँच रहा है प्रोजेक्टाइल, तो अगर जो ड्रॉप करेंगे वो वाला यहाँ पे, ये भी गिरेगा तो वो भी गिरेगा, ये भी ग्राउंड पे हिट करेगा, वो भी ग्राउंड पे हिट करेगा। तो आप इसको सिर्फ फ्री फॉलिंग मोशन के मदद में भी कर सकते हैं। और इन हालात में ये क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h बाई जी, सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू रेडिकल 2h बाई जी। अब यहाँ पे आप आसानी से हाइट क्या है 75 टू 150 बाई जी की वैल्यू 9.8 ना लगाएं, डजेंट मैटर, 10 लगाए रफली 10। अब बताएं कि 15 का रेडिकल 16 का रेडिकल है 4, 15 का रेडिकल 4 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा कम वैल्यू आप देखिए, ये दिस इज। आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट डज नॉट डिपेंड अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये इस पे भले 20 मीटर पर सेकेंड ये दे या ना दे, या 50 दे 100 दे, डजेंट मैटर। ओके, सो ऐसे आप लोग MCQs सीखे कर सकते हैं। इसमें कुछ और MCQs दे रहा हूँ आपको। ऐसे ही हमें 2 MCQs और भी मैंने यहाँ लिखे कि if a projectile is launched at an angle of 30 degree, its height is 10 meter. If the same projectile is launched at 60 degree with same velocity, what will be its height? A 10 meter, B 15 meter, C 25 meter, D 30 meter. ये तो सही बात है कि भाई जब 30 से लॉन्च हो रही है और फिर 60 से, अगर 30 पे 10 है तो 60 पे हाइट ज़्यादा होगी, तो 10 से तो ज़्यादा होगी। अब ये कि 15 होगी या 25 होगी या 30 होगी, ये इसको हम देखते हैं कि भाई यू नो वेलोसिटी वही है कि हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से ली गई? ये इस फार्मूले से कि h इक्वल्स टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। जी भी सेम, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम, तो इससे सीधी निस्बत रखते हैं। तो हाइट 2 अपॉन हाइट 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 60, क्या है, एक 60 है, दूसरी क्या है 30 है। साइन स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30। हाइट 2 अपॉन क्या है, हाइट 1 10 मीटर, मीटर्स में ये सोचो। साइन 60 की वैल्यू क्या है, रेडिकल 3/2, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 स्क्वायर। हाइट 2/10 इक्वल्स टू रेडिकल 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय
1/2 मीन्स 1/4, इसको मल्टीप्लिकेशन में करें तो ये आ जाएगा 4. 4 is 4 divided with 4, 10 into 3. वैसे हाइट हम ये कह सकते हैं कि 3h1 मीन्स 3 into 10 equals to 30. तो ये ऐसे 30 मीटर इसकी हाइट बनेगी. और आप इससे भी व्हाट विल बी इट्स रेंज. रेंज वही 10 मीटर. क्यों कि इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ. तो ऐसे ही कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेंज सेम होगी और हाइट डिफरेंट होगी. इसमें ट्रेजेक्ट्री जो होगा वो स्ट्रेट होगा, फ्लैट होगा, और इसमें ये पैराबोलिक होगा. हाई ट्रेजेक्ट्री ये कहलाएगा. हाई ट्रेजेक्ट्री का टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा लगेगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम लगेगा, लेकिन दोनों का की जो रेंज है वो बराबर होगी. ये आपको पहले भी कहा था कि भाई डिफरेंट एंगल्स को सम करें, 30 + 60 90 है, तो इनकी रेंज सेम. हम ये 10 डिग्रीज पे लॉन्च करें, इधर गिरेगा, तो वहाँ से हम 80s पे करें, 80 डिग्री पे, वो भी यहाँ गिरेगा. हम 15 डिग्री पे यहाँ लैंड हुआ तो 75 पे भी वहीं पे लैंड होगा. रेंज तो इक्वल आएगी लेकिन हाइट डिफरेंट आएगी. तो 30 पे और 60 पे हाइट का रेशो क्या होता है कि 3:1 आ जाती है. कि अगर ये 10 मीटर है तो वो 30, अगर ये 100 होती तो वो 300, अगर ये 3 होती तो वो 9 होती, अगर ये ऐसे समझिए 50 है तो वो 150 होगी. तो ऐसे इसी के इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट डिफरेंट हाइट्स का रेशो जो होगा डिफरेंट एंगल्स पे वो ऐसे होगा. अब ये कह रहा है कि अदर एमसीक्यू नंबर 6 है कि एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल velocity and an angle such that the maximum height achieved is equal to the total range of the projectile. The tangent of the launch angle is equal to A1, B2, C3, D4, E5. अब इसका मकसद क्या है कि भाई ऐसी एंगल बताइए जिसपे हाइट और रेंज आपस में बराबर हैं. कि उसको ऐसे फेंका गया है, ऐसे लॉन्च किया गया है, तो ये इसकी हाइट जो बन रही है उसकी रेंज, ये जो रेंज बन रही है उसकी हाइट भी उससे उतनी है. यानी कि ये सपोज करें ये 10 मीटर है तो वो भी 10 मीटर है. अब ये एंगल क्या है, हाइट और रेंज आपस में क्या है, बराबर है. तो हम ये कहेंगे हाइट और रेंज आपस में बराबर हैं. इसको सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं. हाइट के लिए फॉर्मूला है V0² sin स्क्वायर θ/2g, और रेंज के लिए फार्मूला है V0² sin 2θ/g. वैसे आप ये याद कर लें कि इसका आंसर 10⁻4 है. 10⁻4 है जब हाइट और रेंज आपस में बराबर होती है. लेकिन कैसे है 4, इसी को यहाँ पे हम ड्राइव करते हैं. ये हमेशा के लिए आप समझ लें, बार बार इसको नहीं करना है, बस उस कॉन्सेप्ट को लेना है कि V0² से जी से. अब ये हुआ कि sin स्क्वायर θ/2 sin 2θ इक्वल्स टू sin θ cos θ बाय जी 2 sin θ cos θ. ओके, यहाँ से साइन इसके स्क्वायर से चली गई, बाकी क्या वो sin θ अपॉन cos θ, जी भी चली गई. दिस आल्सो इक्वल्स टू 4, ये 2 वाले इधर से 2 आ गए. sin θ अपॉन cos θ इक्वल्स टू tan θ, θ इक्वल्स टू tan inverse into 4. So tangent of the angle is 4. The tangent of the launch angle is 4. कब? और ये अगर मैं आपको ये 10 वर्स के बदले में आपको ये तकरीबन कोई 76 डिग्रीज होंगे कि 76 डिग्रीज पे 75.9 है आई थिंक, के हाइट भी 10 मीटर तो रेंज भी 10 मीटर, हाइट भी 10 मीटर. हाइट 30 मीटर, रेंज भी 30 मीटर. हाइट और रेंज आपस में बराबर होंगी tan इनवर्स 4 पे, यानी टेंजेंट ऑफ 4 पे.
सो ऐसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन से और भी बहुत सी वैरायटी है। इसमें हमें एमसीक्यूज काफ़ी सारे मिलेंगे। अब इसमें 2 डायमेंशन में हम इस पे एंगल्स पे जा रहे हैं, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है, उसी पे एमसीक्यूज कुछ देख रहे हैं, वो भी 2 डायमेंशनल मोशन है। 7, 8, 9, 10 4 एमसीक्यूज और भी लिखे हैं, और वो भी 2 डायमेंशनल मोशन पे ही हैं। और उसमें पूछ रहा है, पहला 7वां एमसीक्यू बन रहा है, और यहाँ पे पहला है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज़। किसकी फ्लाई व्हील की एंगुलर स्पीड मालूम करनी है, क्या कि 1 रिवोल्यूशन पर मिनट वो मूव कराए। आसान सी बात है कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, 120 रिवोल्यूशन, और टाइम कितना है, 1 मिनट है। तो स्टार्ट से अगर हो रहा है तो 130 के चेंज, तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ए चॉइस है पाई रेडियन पर सेकेंड, बी है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, सी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड डी 6 पाई रेडियन। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज़। एक फ्लाई व्हील है जो 120 रिवोल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड कितनी है। वैसे रिवोल्यूशन पर मिनट तो उसकी मिल चुकी है, क्या है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट को ऐसे समझें कि हमें करना है, किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पर सेकेंड में। तो आप ये कहें ओमेगा इक्वल्स टू 120, और रिवोल्यूशन को रेडियन में करना है तो 2 पाई रेडियन, और मिनट को सेकंड्स में करना है तो 60 सेकेंड। अब ये क्या होगा, 120 पे 60 का पारा, 2 बार 2 × 2 4 पाई की वही वैल्यू, पाई रेडियन पर सेकेंड। सो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड इज अ करेक्ट चॉइस, दैट इज सी। तो हमें यह भी मालूम हुआ कि 120 रिवोल्यूशन पर मिनट 4 पाई रेडियन पर सेकेंड के बराबर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड के बराबर है। 120 रिवोल्यूशन पर मिनट इज आल्सो इक्वल टू 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो 1 मिनट में 120 हैं, तो 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, 2 रिवोल्यूशन। उस 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड को हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 4 पाई रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ऐसे हमें और एमसीक्यू है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स एट द एमसीक्यू, if a body moves with a constant speed in a circle, what does happen? A, no work is done on it. B, no force acts on it. C, no acceleration is produced. C, D, its velocity remains same. कि पहली बात ये सारे का सारा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है कि भाई सर्कुलर पाथ में कोई कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कराए तो उसमें वर्क तो ज़ीरो हो जाएगा। क्यों ज़ीरो हो जाएगा? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में और आर्क लेंथ इस डायरेक्शन में, दोनों राइट एंगल पे। नो वर्क इज़ डन, एक बात। दूसरी बात कराए कि नो फोर्स एक्ट, नो फोर्स एक्ट होगा, कौन से वाला होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कराए तो फोर्स एक्ट करेगा। कौन से वाला फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके अलावा नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। जब नेट फोर्स है, या ऐसे समझिए कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, आर्क लेंथ के डायरेक्शन में, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेलोसिटी काजेस एक्सेलरेशन। इनफैक्ट वेलोसिटी वेरिएबल कौन लाएगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नो फोर्स एक्स गलत, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड गलत। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, वो कौन सी वाली कहलाती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे भी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी, लेकिन इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो डी में करा इट्स वेलोसिटी सेम, नो गलत।
सो पहले ये चॉइस है, ये नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। और ये हमेशा सोच लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स कैन नेवर डू वर्क। और यूनिफॉर्म स्पीड में जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से वाला है, सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब 9th MCQ, in 3 seconds an object moving around a circle shifts out an angle of 9 radians. If the radius of the circle is 0.5 meter, the centripetal acceleration of the object is A 3 meter per second square, B 4.5 meter per second square, C 13.5 meter per second square, D 15 meter per second square। हल्की सी कैलकुलेशन है, आपको फार्मूला आना चाहिए। क्या है, 3 सेकेंड्स में कितना है, 9 रेडियंस। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन टाइम क्या है, 9 रेडियन अपॉन 3 सेकेंड, ये क्या हुई 3 रेडियन पर सेकेंड। और रेडियन जैसे मैंने आपको कहा था कि फाइनल आंसर में आप ओमिट कीजिएगा, तो 3 पर सेकेंड। अब व्हाट इज इट्स स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू V इक्वल्स टू R ओमेगा। R क्या है, 1/2 मीटर। पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर। R क्या है, 0.5 मीटर मीन्स 1/2 मीटर। एंड टू एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 3 पर सेकेंड, 3 पर सेकेंड का स्क्वायर, हाफ मीटर इंटू 3 का स्क्वायर, 9 पर सेकेंड स्क्वायर। 9 को हाफ कीजिए, 9 का हाफ 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी क्या है, एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब ये 10th MCQ है, ये टेक्स्ट से लिया है, सिंटैक्स से, कि 130 पेज पे है ये, और यही आ भी चुका है। ये पंजाब टेक्स्ट में भी जो लिखा हुआ है वहाँ पे 7 वेज 80 kg। यहाँ पे 80 kg मैन स्टैंड्स ऑन द ग्राउंड एट इक्वेटर इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 पावर 6.4 × 10 पावर 6 मीटर, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैन। आप ये कहेंगे भाई वो स्टैंड कराए तो ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो भी है लेकिन नहीं, क्योंकि अर्थ रोटेट करिए और उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड जो अर्थ की स्पीड होगी, रोटेशन की स्पीड होगी, वही इसकी स्पीड होगी। अब ये कितनी है, हाँ यू नो वेल, वेरी गुड, कि भाई अर्थ जो स्पिनिंग कर रही है 24 आवर्स में एक चक्कर लगा रही है, उसकी जो स्पीड है 465 मीटर पर सेकेंड है। सही, अगर इसको हम करेंगे तो ये भी हमें यहाँ से मिलेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरी बात कि V इक्वल्स टू R ओमेगा, R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/T। R 6.4 × 10 पावर 6 मीटर एंड 2 × 3.14। पीरियड क्या है, अर्थ का स्पिनिंग पीरियड 24 आवर्स में, 24 आवर्स और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ये आपको जाके मिलेगा 465 मीटर पर सेकेंड। ये कैलकुलेट कीजिए, या ये टेक्स्ट में एग्जांपल है, इसको आप याद कीजिए। वहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मैन। अच्छा, इसी में ये पूछ रहा है हाउ मच फोर्स एक्ट्स ऑन द पर्सन। उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो mv²/r लगेगा, या मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा। तो ऐसे हमने कुछ मॉडल आपको MCQs दिए, समझाए इधर। जैसे बहुत सी वैरायटी है 2 डायमेंशनल मोशन में, और मुझे उम्मीद है कि आप और भी MCQs कर लेंगे। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो यू मे आस्क क्वेश्चंस ऑन आवर कमेंट्स बॉक्स, जो हमारी वेबसाइट का पेज है वहाँ पे आप करेंगे, panwakal.edu.pk पे या panwakal.academy.pk पे, और इंशाअल्लाह हम आपको
और भी आसान कर देंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।